वेलकम बैक। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेल बायोलॉजी, और सेल बायोलॉजी में हमने डिस्कस स्टार्ट किया था डिस्कशन मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं टाइप ऑफ लिपिड्स। ठीक है, ये है सेकंड लेक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपने फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और आज स्पेशली हम लोग डिस्कस करेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कितने टाइप के लिपिड्स आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के प्रोटीन्स आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। और ये वाला जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्टली उठाकर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और ये वाला जो लेक्चर है वो काफ़ी कंसेप्ट बेस्ड भी होने वाला है, तो बहुत ध्यान से इस लेक्चर को फॉलो करना। चलिए स्टार्ट करते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या होता है? मेम्ब्रेन इज ए कोलाज ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। ठीक है, जैसे कि मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था कि जो मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें जो प्रोटीन्स होता है ना वो मोज़ेक की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना, एक पैटर्न की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो प्रोटीन्स का कोलाज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, उसके बाद जैसे कि जब हमने डिस्कस किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, है ना। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये ना सिर्फ स्ट्रक्चरल मोज़ेक है, बल्कि ये फंक्शनल मोज़ेक भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके बहुत सारे प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स की वजह से ही जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो होती है फंक्शनल। ठीक है, तो जो लिपिड्स होता है ना, लिपिड्स सिर्फ आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स की वजह से आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फंक्शनल हो पाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको लिपिड्स और प्रोटीन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी आपका लिखा हुआ है, लिपिड्स प्रोवाइड द मेन फ्रेमवर्क टू द मेम्ब्रेन बट प्रोटीन्स डिटरमाइन द मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन फंक्शंस। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से फंक्शन होते हैं जो आपका मेम्ब्रेन प्रोटीन्स करते हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आपके इन्वॉल्व होते हैं किसमें? ट्रांसपोर्ट में, है ना। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन प्रोटीन्स सेल के अंदर से सेल के बाहर पहुंचाते हैं और सेल के बाहर से सेल के अंदर पहुंचाते हैं, तो उनको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ठीक है, जैसे कि मान लो आपका इस तरीके का लिपिड मेम्ब्रेन होता है ना, इस तरीके का होता है बाइलेयर लिपिड मेम्ब्रेन। तो ये कैसा होता है? लिपिड मेम्ब्रेन कैसी होती है आपकी? होती है हाइड्रोफोबिक, है ना, हाइड्रोफोबिक। अब अगर किसी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को सेल के बाहर से, फ्रॉम आउटसाइड द सेल, सेल के अंदर जाना है, तो ये मेम्ब्रेन कैसी है? हाइड्रोफोबिक। तो कोई भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल डायरेक्टली सेल को क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकता। इसके लिए क्या होता है? इसके लिए चाहिए होता है आपका प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जो कि आपके लिपिड बायलेयर में प्रेजेंट होती है, और यही प्रोटीन इन मॉलिक्यूल्स को अंदर की तरफ लेके जाते हैं। तो इनको बोला जाता है क्या? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो इसको अभी डिटेल में नहीं देखेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का जो एक फंक्शन है वो क्या है? वो है ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो होता है इसका कि बहुत सारे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो उनके पास क्या होता है कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स होती हैं, वहाँ पर जाके आपके सबस्ट्रेट बाइंड होते हैं। देखो यहाँ पर ये है आपका मेम्ब्रेन प्रोटीन, है ना, और इसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। तो यहाँ पर ये वाला सबस्ट्रेट बाइंड हुआ, और इसने क्या किया? इसको इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, और फिर ये प्रोडक्ट एज ए सबस्ट्रेट दूसरे वाले प्रोटीन पे बाइंड हुआ, और फिर एक नया प्रोडक्ट बन गया। तो आपके मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी होती है। तीसरी जो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है मेम्ब्रेन प्रोटीन की, कि मेम्ब्रेन प्रोटीन आपके सिग्नल ट्रांसडक्शन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि जैसे ये मान लो ये मेम्ब्रेन है, तो आपको पता है कि मेम्ब्रेन पे कई सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना।
और ये रिसेप्टर क्या होते हैं, ये रिसेप्टर बेसिकली होते हैं आपके प्रोटीन्स, है ना। ये रिसेप्टर आपके मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं और ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक लिगेंड को सेंस करते हैं और फिर आगे सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। तो आपका सिग्नल ट्रांसडक्शन में आपके मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो ये है कि बहुत सारे प्रोटीन्स आपके सेल सेल रिकॉग्निशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आपका, मान लो ये है आपकी सेल नंबर 1 और ये है आपकी सेल नंबर 2, ठीक है। और ये देखो, ये है आपका प्रोटीन 1 और ये है आपका ग्लाइकोप्रोटीन 2, ठीक है। तो इन दोनों प्रोटीन की वजह से ही ये दोनों सेल्स एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर पा रही है। तो आपका किस में हेल्प कर रही है, सेल सेल रिकॉग्निशन में, कौन, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है इंटरसेल्युलर जॉइनिंग। ये दो सेल्स को, सेल 1 और सेल 2, इन दोनों सेल्स को जॉइनिंग में भी हेल्प करता है, कौन, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो ये है कि वो अटैचमेंट टू द साइटोस्केलेटन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो देखो, ये है आपका साइटोस्केलेटन, ठीक है, और ये है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो जो आपका ये जो प्रोटीन होता है ना, मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये दोनों से इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर साइटोस्केलेटन से इंटरेक्ट करता है तो उसकी उसकी वजह से वो क्या होता है कि सेल के जो स्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से भी ये इंटरेक्ट करता है, ठीक है। ओके, तो ये सारे थे आपके इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्ले करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, डिटेल में डिस्कस करते हैं कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स स्पेसिफिकली आपके कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये होते हैं आपके बेसिकली दो तरीके के। ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। फर्स्ट इज नॉन कोवेलेंटली लिंक्ड प्रोटीन्स और दूसरे होते हैं कोवेलेंटली लिंक्ड प्रोटीन्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं, जैसे मान लो ये वाले जो प्रोटीन्स हैं ये नॉन कोवेलेंटली लिंक्ड है, ठीक है। मतलब ये आसानी से इनको मेम्ब्रेन से अलग किया जा सकता है। लेकिन कुछ होते हैं जो कोवेलेंटली लिंक्ड होते हैं, उनको आसानी से अलग नहीं करा जा सकता, ठीक है। तो जो नॉन कोवेलेंटली लिंक्ड प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वो आपके फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक होता है आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन, जिसको आप इंटीग्रल प्रोटीन भी बोल सकते हो या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोल सकते हो। दूसरा होता है आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जिसको आप पेरिफेरल प्रोटीन भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो कोवेलेंटली लिंक्ड प्रोटीन होता है वो आपका होता है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स। ऐसे प्रोटीन जो कि लिपिड के साथ लिंक्ड होते हैं, जैसे कि ये आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, बाइलेयर होता है इसका, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन से। मेनली इसमें जो मेजर पोर्शन होता है वो किसका होता है, लिपिड का होता है, मेजर पोर्शन, है ना। ओके, तो ऐसे प्रोटीन जो लिपिड के साथ कोवेलेंटली अटैच्ड होते हैं उनको बोलते हो आप लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स, ठीक है। अब एक एक करके इनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इंटीग्रल प्रोटीन्स कौन से होते हैं। तो जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं ना, वो आपका लिपिड बायलेयर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। मतलब ऊपर वाला लेयर, आउटसाइड लेयर और इनसाइड लेयर दोनों के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो आपका ओके, ठीक है, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू भी इंटीरियल और पेरिफेरल प्रोटीन्स के बारे में दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। स्ट्रक्चर में यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला प्रोटीन, ये आपका कैसा है, ये आपका इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है, देख रहे हो। ये पूरा ऊपर वाले लिपिड के ऊपर वाले लिपिड लेयर से लेकर नीचे वाले लिपिड लेयर तक दोनों में एम्बेडेड है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है, या इंट्रिंसिक प्रोटीन, राइट, या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, दोनों ही मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि होते हैं आपके पेरिफेरल प्रोटीन, जैसे कि आपका ये वाला, ये आपका
कहाँ पर है, पेरिफेरी पे है, ठीक है, राइट। तो जो एक ही लेयर के साथ अटैच्ड है, ठीक है, और लूजली अटैच्ड है, ये होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। और तीसरा जो बताया था मैंने आपको वो था लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स। जैसे ये देखो, ये है लिपिड और इसके साथ ये वाला प्रोटीन अटैच्ड है कोवेलेंटली। तो ये कैसा है, कोवेलेंटली लिंक टू लिपिड। तो ये है आपका लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं लिपिड बायलेयर से, दोनों ही लेयर से, याद रखना इस चीज को। एंड इट कैन बी रिमूवेबल ओनली बाय एजेंट्स दैट इंटरफेयर विद हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। लाइक डिटर्जेंट से आप इनको अलग कर सकते हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से अलग कर सकते हो, डीनेचरेंट से अलग कर सकते हो इंटीग्रल प्रोटीन्स को मेम्ब्रेन से, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे प्रोटीन होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, उनको आप पेरिफेरल प्रोटीन्स भी बोलते हो। तो ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं ना, ये मेम्ब्रेन में एम्बेडेड नहीं होते, मतलब लिपिड बायलेयर में दे आर नॉट एम्बेडेड इन द लिपिड बायलेयर, ठीक है। एंड दे आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे लोकेटेड होते हैं, या तो इनर सरफेस पे या तो आउटर सरफेस पे, राइट, ठीक है। अब क्या होता है कि ये वाले जो प्रोटीन्स होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, ये एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन, ठीक है। अब कैसे एसोसिएटेड होते हैं, थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद रखना इस चीज को, ठीक है। और ये कहाँ पे अटैच्ड होते हैं, तो यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज समझानी है। देखो क्या होता है कि ये वाले जो प्रोटीन होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, या तो वो लिपिड के आउटसाइड या इनसाइड वाले लेयर से डायरेक्टली अटैच्ड होंगे, जैसे कि यहाँ पर आप इस वाले पेरिफेरल प्रोटीन को देख सकते हो, ठीक है। नहीं तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं, यहाँ पर दिखाया हुआ नहीं है, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं कि जैसे मान लो ये वाला है आपका एक इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। तो कुछ पेरिफेरल प्रोटीन ऐसे होते हैं जो आपके इंटीग्रल प्रोटीन के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो ये देखो, है तो पेरिफेरी पे ही, ठीक है तो ये पेरिफेरी पे। तो ये है आपका पेरिफेरल प्रोटीन, ये है पेरिफेरी पे, लेकिन अटैच कहाँ है, इट इज अटैच टू द हाइड्रोफिलिक रीजन ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन। तो हाइड्रोफिलिक रीजन का मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, इतना लिपिड बायलेयर का अंदर का जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ध्यान से देखना, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन होता है आपका हाइड्रोफोबिक रीजन, ठीक है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि लिपिड बायलेयर कैसे अरेंज होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, ऊपर की लेयर ऐसे और नीचे की लेयर ऐसे, ठीक है। तो ये जो आप गोल गोल देख रहे हैं, ये होता है आपका हेड, है ना, और ये होता है आपका हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक होने की वजह से क्या होता है, ये बाहर की तरफ अरेंज्ड होता है, देख रहे हो, सारे के सारे एक साथ बाहर की तरफ अरेंज्ड है, और ये भी बाहर की तरफ अरेंज्ड है। लेकिन जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो दोनों के दोनों अंदर की तरफ चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी कैसा कंडीशन होता है, एक्वस कंडीशन। तो ये जो हाइड्रोफोबिक रीजन होता है, ये एक्वस कंडीशन से दूर जाने की कोशिश करते हैं, और उसी के चक्कर में वो अंदर की तरफ घुस जाते हैं। तो अंदर का रीजन कैसा हुआ, हाइड्रोफोबिक। तो अब यहाँ पर मैं ये आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि जो प्रोटीन्स लिपिड बायलेयर में अरेंज्ड हैं, जैसे कि मान लो ये इंटीग्रल प्रोटीन है आपका जो लिपिड बायलेयर में अरेंज्ड है, तो देखो ये लिपिड, ये देखो किस तरीके से अरेंज्ड है। जो इसका जो ये इतना पार्ट होगा, ये वाला पार्ट जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, वो स्पेशली लोकेटेड है, देखो हाइड्रोफोबिक रीजन में। ये कैसा रीजन है, हाइड्रोफोबिक रीजन, ठीक है। लेकिन ये वाला जो रीजन है, ये हाइड्रोफिलिक रीजन है, और बाहर वाला रीजन भी इसका हाइड्रोफिलिक रीजन होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों पोर्शन कहाँ की तरफ निकले हुए हैं,
हाइड्रोफिलिक साइड की तरफ निकले हुए है ना, ये क्या है, साइटोसोल है, ठीक है। तो ये हाइड्रोफिलिक रीजन है। तो यहाँ पर इस प्रोटीन में ये वाला जो रीजन होगा, यहाँ पे किस टाइप के अमीनो एसिड्स मिलेंगे आपको, जो कि पोलर अमीनो एसिड्स होंगे या चार्ज्ड अमीनो एसिड होंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे बताया कि कुछ जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स डायरेक्टली इंटीग्रल प्रोटीन के साथ अटैच्ड होते हैं, और कहाँ पे, हाइड्रोफिलिक रीजन ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक है। अब दे कैन बी रिलीज्ड, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की बात कर रहे हैं, दे कैन बी रिलीज्ड बाय माइल्ड ट्रीटमेंट, है ना। जैसे कि आयनिक डिटर्जेंट का यूज कर सकते हो इनको निकालने के लिए, या पीएच को चेंज कर सकते हो इनको निकालने के लिए, या अगर कैल्शियम आयंस को निकाल दो बाय एडिंग चिलेटिंग एजेंट्स। चिलेटिंग एजेंट क्या करते हैं कि आयंस को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो इनका यूज करके आप पेरिफेरल प्रोटीन्स को अलग कर सकते हो मेम्ब्रेन से, ठीक है, ठीक है ना। तो ये सारे एजेंट्स, आयनिक डिटर्जेंट या पीएच को चेंज करना या चिलेटिंग एजेंट्स को जब आप यूज करोगे, तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को ब्रेक कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, आपका पेरिफेरल प्रोटीन मेम्ब्रेन से अलग होकर निकल जाता है, ठीक है। तीसरा जो प्रोटीन होता है वो होता है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स। तो ये क्या करते हैं, लिपिड के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट लिंकिंग, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर की हेल्प से एक एक करके इन प्रोटीन्स के बारे में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल प्रोटीन्स के बारे में, जिसको आप ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोल सकते हो या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी बोल सकते हो। अब देखो, जितने भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, दे ऑलवेज हैज यूनिक ओरिएंटेशन, ठीक है। एक उनका ओरिएंटेशन जो होता है वो यूनिक होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। और मोस्ट इंटीग्रल प्रोटीन्स हैव मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो इंटीग्रल प्रोटीन है, आपको अब तो ये तो पता चल ही गया हो कि इंटीग्रल प्रोटीन्स कैसे मेम्ब्रेन में किस तरीके से एम्बेडेड होते हैं, किस तरीके से लोकेटेड होते हैं, ठीक है। मतलब वो लिपिड बायलेयर को दोनों तरफ से, दोनों ही लेयर में वो एम्बेडेड होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं ना, ये आपके दो टाइप के हो सकते हैं, या तो अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट, ठीक है। लेकिन जो मेजरली जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं वो अल्फा हेलिक्स बेस्ड होते हैं, ठीक है, ओके। तो मोस्ट इंटीग्रल प्रोटीन्स है मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, जैसे कि आपको यहाँ पर मैं ये दिखाता हूँ, ये है आपका एक मेम्ब्रेन प्रोटीन, यहाँ पर देख रहे होंगे आप। तो ये देखो, ये क्या है पूरा आपका, ये पूरा पोर्शन क्या है, लिपिड बाइलेयर, ठीक है। लेकिन इतना जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, वो है आपका हाइड्रोफोबिक, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है वो है आपका हाइड्रोफिलिक, ठीक है। और ये वाला पोर्शन कैसा है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो और ये जो आप पूरा देख रहे हैं ना, ये जो आप पूरा देख रहे हैं, ये पूरा आपका क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो देखो ये किस तरीके से लिपिड बायलेयर में एम्बेडेड है। तो ये जो है वो अल्फा हेलिक्स बेस्ड प्रोटीन है। अब इसका जो ये वाला पोर्शन है इस प्रोटीन का, जो बाहर की तरफ है, आउटसाइड द सेल, ये जो पोर्शन है ये होगा आपका हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड से बना हुआ, ठीक है। अगर आपने मेरे प्रोटीन्स के लेक्चर को फॉलो किया होगा तो आपको मैंने वहां पर अच्छे से समझाया था कि जिस टाइप का प्रोटीन का कॉम्पोजिशन होता है, वैसे ही रीजन्स में वो प्रोटीन मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक्वस कंडीशन में साइटोसोल में किस टाइप के प्रोटीन मिलेंगे, तो वैसे ही प्रोटीन मिलेंगे जिसमें पोलर अमीनो एसिड्स ज़्यादा हों, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, जो बाहर का कंडीशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंडीशन है, वो कैसा होता है, पोलर होता है, एक्वस होता है, ठीक है। तो प्रोटीन एक ही है, लेकिन उसका जो बाहर का पोर्शन है वहाँ पर हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स होंगे। फिर ये वाला जो पोर्शन है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, अंदर की तरफ है, हाइड्रोफोबिक रीजन में, यहाँ पर होंगे आपके नॉन पोलर अमीनो एसिड्स, या बोल सकते हो हाइड्रोफिलिक
हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ का रीजन कैसा है, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। फिर जब आप सेल के अंदर आएंगे तो यहाँ पर भी आपको कैसे अमीनो एसिड्स मिलेंगे, हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो मोस्ट इंटीग्रल प्रोटीन्स है मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिक्स, हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स रिमेन आउटसाइड एंड फॉर्म वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन विद द फैटी एसाइल चेन ऑफ सराउंडिंग फोस्फोलिपिड्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि देखो, ये मान लो कि आपका प्रोटीन है, जो कि जैसे मान लो ये आपका एक लिपिड का बाइलेयर है। ठीक है, ये है आपका लिपिड का बाइलेयर। ठीक, ओके, और यहाँ पर आपका एक ये प्रोटीन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हाइड्रोफोबिक साइड चेन रिमेन आउटसाइड एंड फॉर्म वंडर वॉल इंटरेक्शन विद द फैटी एसाइल चेन। तो देखो, ये कैसा रीजन है, ये सारा रीजन कैसा है, हाइड्रोफोबिक रीजन है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फैटी एसाइल चेन्स प्रेजेंट है ना। और फैटी एसाइल चेन कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। तो ये जो प्रोटीन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इसके जो बाहर की तरफ अमीनो एसिड्स अरेंज्ड होंगे, ये वाले अमीनो एसिड्स जो बाहर की तरफ अरेंज्ड होंगे, वो होंगे आपके कैसे, वो होंगे आपके हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स। ठीक है, और जो अमीनो एसिड्स अंदर की तरफ होंगे, यहाँ पर ये वाले जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहे हैं, वो अमीनो एसिड्स कैसे होंगे, हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स, है ना। तभी ये प्रोटीन इस बायलेयर में, लिपिड बायलेयर में स्टेबल रह पाएगा। ठीक है, क्योंकि जो बाहर अमीनो एसिड प्रेजेंट है इसके आउटसाइड द हेलिक्स, बाहर की तरफ निकले हुए जो अमीनो एसिड्स हैं वो होंगे आपके हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स, इसलिए वो हाइड्रोफोबिक फैटी एसाइल चेन्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं आसानी से विद द हेल्प ऑफ वंडर वॉल इंटरेक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है। और जो हाइड्रोफिलिक साइड चेन्स होंगी, जो हाइड्रोफिलिक साइड चेन होंगी, वो कहाँ होंगी, दे आर बरीड इनसाइड द अल्फा हेलिक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर होंगी, अंदर की तरफ बरीड होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रोटीन होती है, उन प्रोटीन का जो कॉम्पोजिशन होता है लिपिड बाइलेयर में इस टाइप का होता है। ठीक है, अब जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती है वो फर्दर आपकी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो जो पहली होती है वो होती है सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, और दूसरी होती है मल्टीपल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो सिंगल पास और मल्टीपल पास का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि देखो, सिंगल पास सबसे पहले हम समझते हैं, उसका एग्जाम्पल है आपका ग्लाइकोफोरिन। ठीक है, तो सिंगल पास का मतलब ये है कि यहाँ पर देखो आप कि ये जो इसका अल्फा हेलिक्स है, ये आपका एक ही बार यहाँ पर पास हो रहा है। ठीक है, एक ही बार पास हुआ है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ में आएगा जब आपको मैं दूसरा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। यहाँ पर ये देखो, एक दूसरा प्रोटीन का एग्जांपल आपको दिख रहा है जो मल्टीपल बार मेम्ब्रेन को पास कर रहा है ना। एक बार यहाँ, फिर यहाँ, मतलब एक बार इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, कितनी बार पास किया इसने, मल्टीपल पास। तो इस टाइप के प्रोटीन को बोला जाता है मल्टीपल पास प्रोटीन, मल्टीपास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ग्लाइकोफोरिन है वो इसका एग्जांपल है सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का। अब ग्लाइकोफोरिन से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्लाइकोफोरिन होता है, इट इज द मेजर प्रोटीन एक्सपोज्ड टू द सरफेस ऑफ आरबीसी। ये आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कुछ रेड हेक्सागोन्स, बहुत सारे रेड हेक्सागोन्स दिख रहे हैं।
और एक दिख रहा होगा आपको ब्लू हेक्सागोन। तो ये रेड हेक्सागोन और ब्लू हेक्सागोन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो रेड हेक्सागोन्स रिप्रेजेंट द ओ लिंक्ड टेट्रासेक्राइड्स। ठीक है, ओ लिंक्ड टेट्रासेक्राइड मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेट्रासेक्राइड्स को। ठीक है, टेट्रासेक्राइड में क्या क्या चीजें हैं? ये 4 मोनोसेक्राइड से मिलके बना है, और वो कौन कौन से हैं? तो 2 तो इसमें है एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, एक है सियालिक एसिड, एक है गैलेक्टोज और एक है एन एसिटाइल गैलेक्टोसमाइन। ठीक है, तो 4 मोनोसेक्राइड से मिलकर ये टेट्रासेक्राइड बना है। और ये किससे अटैच्ड है? देखो आप यहाँ पर ध्यान से, ये या तो थ्रियोनिन से या तो सीरीन से अटैच्ड है। ठीक है, सीरीन या थ्रियोनिन, इन दोनों से ही ये सारे के सारे टेट्रासाइक्लेट अटैच्ड हैं। ठीक है, तो सीरीन और थ्रियोनिन अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको अगर याद होगा तो उसमें होता है OH ग्रुप। ठीक है, OH ग्रुप, और इस OH ग्रुप से ही आपका ये टेट्रासाइक्राइड अटैच्ड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ओ लिंक्ड टेट्रासेक्राइड। ठीक है, तो इसमें ये जो सियालिक एसिड प्रेजेंट है, यहाँ देखो ये सियालिक एसिड जो प्रेजेंट होता है इस टेट्रासेक्राइड में, इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो ग्लाइकोफोरिन है मेजरली कहाँ पे होता है आपका? आरबीसी पे, है ना? ये ग्लाइकोफोरिन है मान लो। ठीक है, तो ये आरबीसी का है और उसके ऊपर आपका प्रेजेंट है ग्लाइकोफोरिन, और ग्लाइकोफोरिन में क्या होता है आपका? सियालिक एसिड। तो क्या होता है, सियालिक एसिड के पास होता है नेगेटिव चार्ज। तो सियालिक एसिड की वजह से क्या होता है कि आरबीसी के सरफेस पे आपका क्या हो जाता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि दो आरबीसी आपस में कभी भी स्टैक नहीं करते, क्योंकि दोनों के सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होता है ना? और इसकी वजह से दोनों एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, और इसीलिए क्या होता है कि कैपिलरी में कभी भी दो आरबीसी के बीच में स्टैकिंग नहीं होती। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो वही पॉइंट यहाँ पर है, presence of sialic acid imparts negative charge to the RBC surface which inhibits the stacking। ठीक है, और ये जो ब्लू हेक्सागोन है, यहाँ पर एक ब्लू हेक्सागोन आपको दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है? तो ब्लू हेक्सागोन जो होता है, ब्लू हेक्सागोन रिप्रेजेंट्स एन लिंक्ड ओलिगोसेक्राइड टू एस्पार्जिन रेसिड्यू। ठीक है, तो ये कैसा है? एन लिंक्ड ओलिगोसेक्राइड है, तो ये किससे अटैच्ड है? एस्पार्जिन से। तो मेरा कहने का मतलब, ये मेरा समझाने का जो मोटो है इसका ये है कि अब आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो देखो कि ये कैसा है, ये जो आउटसाइड द सेल सरफेस है, सेल के बाहर का जो एरिया है, वहां पर प्रोटीन के साथ ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स अटैच्ड हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है मेनली कहाँ प्रेजेंट है? सेल के बाहर की तरफ। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ पर देखो अंदर की तरफ कोई भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है ना? देख रहे हो, अंदर की तरफ कोई भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो अब इसके बाद चलते हैं हम आगे और डिस्कस करते हैं मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एसिमेट्रिक है, जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, है ना? तो उसकी वजह से क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसिमेट्रिक नेचर का होता है। ठीक, चलिए अब चलते हैं मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के पास। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है आपका, एक तो बैंड 3 प्रोटीन और दूसरा होता है बैक्टीरियोरोडोप्सिन। तो सबसे पहले देख लेते हैं बैंड 3 प्रोटीन के बारे में। तो ये बैंड 3 प्रोटीन जो होता है वो होता है आपका एनायन एक्सचेंजर प्रोटीन। ठीक है, एनायन एक्सचेंजर प्रोटीन मतलब ये क्या करता है? एनायन को एक्सचेंज करता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये आपका प्रेजेंट होता है कहाँ पर? ये बैंड 3 प्रेजेंट भी आपका बैंड 3 प्रोटीन भी आपका प्रेजेंट होता है कहाँ पर? आरबीसी में, आरबीसी के सरफेस पे। ठीक है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिएटिंग द एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड आयंस
एंड बाइकार्बोनेट आयंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2-3 बातें याद रखनी है बैंड 3 प्रोटीन के बारे में कि एक तो ये मल्टी पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है, दूसरा ये एनायन एक्सचेंजर प्रोटीन है, और तीसरा कि ये आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा जो एग्जांपल है इसका वो है बैक्टीरियोरोडोप्सिन। तो बैक्टीरियोरोडोप्सिन जो है वो आपका पहला ऐसा प्रोटीन है जो कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की हेल्प से, मतलब ये पहला ऐसा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की हेल्प से इसका स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई किया गया था, और फिर पता चला था कि ये जो बैक्टीरियोरोडोप्सिन है ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ठीक है, और इसमें क्या होता, कितने हेलिक्स होते हैं आपके, 7 हेलिक्स होते हैं इसमें। ठीक है, और ये जो बैक्टीरियोरोडोप्सिन है ये कैसा है, लाइट ड्रिवन प्रोटोन पंप। ये एक प्रोटोन पंप है जो कब एक्टिवेट होता है, लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, और ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बैक्टीरियोरोडोप्सिन। ठीक है, और ये है आपका लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट। तो बस आपको क्या याद रखना है यहाँ पर कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, इसमें 7 हेलिक्स होते हैं, और ये लाइट की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो जाता है, और फिर ये हेल्प करता है आपका, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर आप इन दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला पहला वाला जो स्ट्रक्चर है ये है आपका ग्लाइकोफोरिन का, ये सिंगल पास है, देख रहे हो, सिंगल पास। लेकिन जो बैंड 3 है वो कैसा है, मल्टी पास। कितनी बार इसने मेम्ब्रेन को क्रॉस किया है। ठीक है, चलिए अब जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपके इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होते हैं वो या तो अल्फा बेस्ड होंगे, या अल्फा हेलिक्स बेस्ड होंगे, या बीटा शीट बेस्ड होते हैं। तो मेजरली होते हैं आपके अल्फा हेलिक्स बेस्ड इंटीग्रल प्रोटीन्स, लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो बीटा शीट बेस्ड भी होते हैं। तो उसका एग्जांपल है आपका पोरिन्स। तो पोरिन्स जो होते हैं दे आर फाउंड इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन में भी मिलता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है दे आर इवॉल्व फ्रॉम द बैक्टीरिया, दैट्स व्हाई पोरिन आर आल्सो फाउंड इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और पोरिन्स जो होते हैं ना दे आर द ट्राइमर। ठीक है ना, 3 मोनोमर से मिलकर ये बने होते हैं, एंड ईच मोनोमर हैज ए ट्विस्टेड शीट ऑफ बीटा स्ट्रैंड्स। तो यहाँ पर देखो एक बीटा स्ट्रैंड तो आपका ये रहा रेड कलर से, दूसरा ब्लू और तीसरा येलो, और ये तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ कैसे ट्विस्टेड हैं, ठीक है, अटैच्ड हैं। और ये जुड़े हुए कैसे होते हैं, तो द बीटा स्ट्रैंड्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय लूप्स एट एक्सोप्लाज्मिक एंड। देखो यहाँ पर ये कैसे दिख रहा है आपको, लूप्स है ना, लूप्स नजर आ रहे होंगे। तो एक्सोप्लाज्मिक एंड पर ये एक दूसरे से लूप के फॉर्म में अटैच्ड होते हैं, लिंक्ड होते हैं, और साइटोसोलिक साइटोसोलिक साइड पे ये एक दूसरे से टर्न की फॉर्म में लिंक्ड होते हैं। ठीक है, टर्न की फॉर्म में, इधर लूप की फॉर्म में। थ्रू लूप्स दे आर लिंक्ड टुगेदर एट द एक्सोप्लाज्मिक साइड, एंड थ्रू टर्न्स दे आर लिंक्ड टुगेदर एट द साइटोसोलिक साइड। ठीक है, and they allow certain polar solute to cross the outer membrane of gram negative bacteria such as E. coli। तो ये था पोरिन्स के बारे में। ठीक है, तो पोरिन्स के बारे में बस आपको इतना याद रखना है कि ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होता है आउटर मेम्ब्रेन में, और ये बीटा शीट बेस्ड इंटीग्रल प्रोटीन्स होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रल प्रोटीन्स, ऐसे इंटीग्रल प्रोटीन्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो कि हेल्प करते हैं सेल सेल इंटरेक्शन में, और यहाँ से एग्जाम में आपके बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर 4 टाइप के इंटीग्रल प्रोटीन्स बताऊंगा जो कि सेल सेल इंटरेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है आपका इंटीग्रीन। यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे तो इंटीग्रीन आपको नजर आ रहा होगा। तो इंटीग्रीन क्या करता है, इंटीग्रीन इट बाइंड्स टू द, देखो इंटीग्रीन किस किस प्रोटीन से बाइंड करता है, दूसरे
सेल में, जैसे ये तो हो गया आपका सेल 1, ठीक है ना? ये सेल 1 में आपके इंटीग्रिन प्रेजेंट है और कैडरिन प्रेजेंट है, एनकैम प्रेजेंट है और सेलेक्टिन्स प्रेजेंट है। तो इंटीग्रिन क्या करता है, ये बाइंड करता है दूसरे सेल के कोलेजन से, ठीक है, फाइब्रोनेक्टिन से, राइट, वाइब्रोनेक्टिन से और लेमिनिन से। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से कई बार कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इंटीग्रिन्स किस किस से बाइंड करता है, तो कोलेजन, फाइब्रोनेक्टिन, वाइब्रोनेक्टिन और लेमिनिन। तो ये आपका सिग्नलिंग में भी हेल्प करता है, जो आपका इंटीग्रिन है ना? जब सेल 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 कम्युनिकेशन में, सेल सेल इंटरेक्शन में, तो सेल सेल एक दूसरी से दो सेल्स आपस में कम्युनिकेशन कब करती है, जब सिग्नलिंग होनी हो, एक सेल से सिग्नल दूसरे सेल में ट्रांसमिट होना हो, तब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगी। तो जो इंटीग्रिन होता है आपका, इंटीग्रिन क्या करता है, इट सर्व्स एज ए रिसेप्टर एंड हेल्प्स इन सिग्नल ट्रांसडक्शन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोटीन है वो है आपका कैडहेरिन, ठीक है। अब कैडहेरिन क्या करता है, इट इंटरेक्ट्स विद द, ये क्या करता है, ये कैडहेरिन क्या करता है, दूसरे सेल के कैडहेरिन से, दूसरे सेल के कैडहेरिन से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। एक तो कैडहेरिन आपका ये हो गया, ये जो कैडहेरिन है ये आपका दूसरे सेल का कैडहेरिन है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं एडहेसिव डोमेन, ठीक है। तो एक सेल का कैडहेरिन दूसरे सेल के कैडहेरिन से जब इंटरेक्ट करता है तो वहां पर सेल सेल इंटरेक्शन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो आप देख रहे हो वो है एन कैम। एन कैम का फुल फॉर्म अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, न्यूरोनल सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। ये क्या होता है, ये होता है आपका इम्यूनोग्लोबिन की तरह इसका डोमेन होता है, ठीक है। और ये भी क्या करता है, इट ऑल्सो इंटरैक्ट्स विद द एन कैम ऑफ एडजेसेंट सेल्स, ठीक है। तो इस तरीके से दो सेल्स के बीच में इंटरेक्शन में हेल्प करता है कौन, एन कैम। लास्ट और फोर्थ जो इंटीग्रल प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं जो कि सेल सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है, वो होता है सेलेक्टिन्स, ठीक है। सेलेक्टिन क्या करता है, इट इट कैन इंटरेक्ट विद द ओलिगोसेक्राइड्स ऑफ एडजेसेंट सेल, ठीक है। ये किसके साथ इंटरेक्ट करता है, ओलिगोसेक्राइड ऑफ एडजेसेंट सेल्स, ठीक है। तो ये चार प्रोटीन्स के नाम आपको याद रखना है। नंबर 1 इंटीग्रिन, ठीक है, नंबर 2 कैडहेरिन, नंबर 3 एनकैम और नंबर 4 सेलेक्टिन्स। ये चारों ही सेल सेल इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं और इनकी खासियत आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। तो जो इंटीग्रिन होता है वो लाइगेंड बाइंडिंग रीजन होता है इसके पास और वो सेल सिग्नलिंग में हेल्प करता है। जो कैडहेरिन है वो डायरेक्टली दूसरे सेल के कैडहेरिन से इंटरेक्ट करता है। जो एनकैम है उसके पास इम्यूनोग्लोबिन की तरह डोमेन होता है और वो दूसरे सेल के एनकैम से इंटरेक्ट करता है। और जो सेलेक्टिन होता है वो दूसरे सेल के ओलिगोसेक्राइड, देख रहे हो यहाँ पे, लेक्टिन डोमेन, इट बाइंड्स टू द ओलिगोसेक्राइड। तो इनकी स्पेशलिटीज आपको जरूर याद रखनी है। यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सेलेक्टिन किसके साथ इंटरेक्ट करता है, कैडरिन किसके साथ करता है, इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। तो जो सेलेक्टिन है वो किस में हेल्प करता है, इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा द मेजर रोल्स ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं। तो ये तो सेल सेल इंटरेक्शन होता है, फिर वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, फोटोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, अगर प्लांट्स की बात करें। फिर एंटीजन रिकग्निशन में इन्वॉल्व होते हैं। एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी इज ऑल्सो प्रोटीन विच इज एक्सप्रेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द बी सेल, ठीक है। फिर मेम्ब्रेन फ्यूजन में आपका इन्वॉल्व होता है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है वो है आपका लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स मैंने आपको बताया था, दे आर कोवेलेंटली अटैच्ड टू द लिपिड्स embedded within the cell
मेम्ब्रेन, ठीक है। और इनकी खासियत क्या है, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बहुत ध्यान से समझनी है और यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रोटीन जो कि लिपिड के साथ कोवेलेंटली अटैच्ड होते हैं उनको बोलते हैं लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। तो सबसे पहला अभी हम समझेंगे कि पहला जो प्रोटीन है वो ये है, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन में जो फर्स्ट प्रोटीन है वो अटैच्ड होता है आपका पामेटिक एसिड से, पामेटिक एसिड से, ठीक है। और पामेटिक एसिड को पामीटॉइल ग्रुप भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पामेटिक ग्रुप प्रोटीन्स के कौन से रीजन पे कोवेलेंटली लिंक्ड होता है, तो यहाँ पर देखो जो पामेटिक ग्रुप होता है, पामेटिक एसिड होता है, वो आपके प्रोटीन के इंटरनल सिस्टीन के साथ कोवेलेंटली लिंक्ड होता है। देख रहे हो, ये है आपका प्रोटीन का कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन और ये है आपका एन टर्मिनल डोमेन और ये है कोई इंटरनल सिस्टीन। तो ये कैसा प्रोटीन है आपका, ये प्रोटीन कैसा है आपका, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, ठीक है। और ये अगर पामेटिक एसिड के साथ कोवेलेंटली इंटरेक्शन करेगा तो कैसे करेगा, इसका इंटरनल सिस्टीन कोवेलेंटली अटैच्ड होगा पामेटिक एसिड के साथ। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, इस प्रोसेस को बोला जाता है पामीटाइलेशन, पामीटाइलेशन। तो अगर एग्जाम में आपके आता है पामीटाइलेशन के बारे में, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो पामेटिक एसिड होता है, पामीटॉइल ग्रुप होता है, वो आपके प्रोटीन के इंटरनल सिस्टीन या सीरीन रेसिड्यूज के साथ कोवेलेंटली लिंक्ड होता है। दूसरा जो प्रोसेस है वो उसको बोलते हो आप माइरिस्टिलेशन, ठीक है, माइरिस्टिलाइएशन, ठीक है, माइरिस्टिलाइएशन। तो इसमें क्या होता है कि आपका माइरिस्टॉइल ग्रुप या बोल सकते हो माइरिस्टिलिक एसिड, ठीक है, माइरिस्टिक एसिड, माइरिस्टिक एसिड। अब ये माइरिस्टिक एसिड कहाँ अटैच्ड होता है प्रोटीन के, तो वो अटैच्ड होता है अमीनो टर्मिनल एंड पे। देखो ये तो हो गया कार्बोक्सिल टर्मिनल एंड, ठीक है, ये आपका प्रोटीन है, प्रोटीन का ये कैसा है, कार्बोक्सिल टर्मिनल एंड। तो ये तो इस तरफ है, तो इधर वाला एंड कैसा है, अमीनो टर्मिनल एंड, ये है ना एन टर्मिनल। तो माइरिस्टिक एसिड आपके प्रोटीन के अमीनो टर्मिनल एंड पे अटैच होता है, तो उसको बोलते हो माइरिस्टिलाइएशन, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में कहाँ से कैसा पूछा जाएगा कि जब पामीटाइलेशन होता है तो प्रोटीन के कौन से रीजन पे होता है, तो पामीटाइलेशन होगा तो प्रोटीन के इंटरनल सिस्टीन पे होगा, माइरिस्टिलाइजेशन होगा तो प्रोटीन के एन टर्मिनल रीजन पे होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। तीसरा जो है वो है आपका प्रीनाइलेशन, ठीक है, तीसरा जो है वो आपका प्रीनाइलेशन, ठीक है। प्रीनाइलेशन में कौन सा ग्रुप होता है, तो वो होता है आपका फर्निसाइल ग्रुप या जर्नाइल ग्रुप, ठीक है। आपको एक तो प्रोसेस का नाम याद रखना है, दूसरा कि इसमें कौन सा लिपिड इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और तीसरा कि ये प्रोटीन के कौन से रीजन पे अटैच्ड होता है। तो जो प्रीनाइलेशन होता है उसमें आपका या तो फर्निसाइल ग्रुप या जर्नाइल ग्रुप अटैच्ड होता है, कहाँ पर, कार्बोक्सिल टर्मिनल ऑफ प्रोटीन। और कार्बोक्सिल टर्मिनल किसके, वहां पर लास्ट अमीनो एसिड होगा आपका सिस्टीन, ठीक है। मतलब ये आपका प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन का ये हो गया अमीनो टर्मिनल एंड और ये हो गया आपका कार्बोक्सिल टर्मिनल एंड, सी टर्मिनल। और सी टर्मिनल किसका, सी टर्मिनल ऑफ सिस्टीन। तो याद रखना कि जो आपका प्रीनाइलेशन होता है वो प्रोटीन के सी टर्मिनल पे जो सिस्टीन होता है उसके साथ कोवेलेंटली
लिंक्ड होता है, ठीक है। और जो माइरिस्टाइलेशन होता है वो आपके प्रोटीन के एन टर्मिनल पे जो ग्लाइसिन प्रेजेंट होता है उसके साथ कोवेलेंटली लिंक करता है, ठीक है। और जो पामिटाइलेशन होता है उसमें क्या होता है, पामिटिक एसिड आपका इंटरनल सिस्टीन के साथ या इंटरनल सीरीन के साथ लिंक्ड होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप इनको अपनी कॉपी में आसान लैंग्वेज में नोट्स बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ये 3 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है तीनों के बारे में। और चौथी चीज़ लिख लीजिए, चौथी चीज़ जो होती है वो ये कि चाहे वो पामिटाइलेशन हो, ठीक है, चाहे वो पामिटाइलेशन हो, चाहे वो माइरिस्टिलाइजेशन हो, चाहे वो प्रीनाइलेशन हो, ये दोनों तीनों की तीनों चीज़ें कहाँ पर होती है, इनसाइड द सेल, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइटोसोलिक साइड पे होती है, बस इंटरनल साइड पे होती है। ये चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई आपको ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस प्रोसेस के बारे में। चौथी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जीपीआई एंकरिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, जीपीआई एंकरिंग में क्या होता है कि देखो इसमें एक लिपिड होता है, उस लिपिड का नाम है आपका फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल, पीआई। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था पीआई, ठीक है, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल, ठीक है, राइट। ये दिस इज द टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड, है ना। अब देखो इसका स्ट्रक्चर ये है, देखा जाए तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, फोस्फेटिडाइल इनोसिटॉल। क्यों, क्योंकि इसमें जो एक्स है वो कैसा है, इनोसिटॉल है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप पहला लेक्चर देख के आएंगे तब आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो ये अगर सिर्फ हम इतने पार्ट की बात करें तो वो है फोस्फेटिडाइल इनोसिटॉल। लेकिन इसमें क्या होता है कि इनोसिटॉल के साथ एक ओलिगोसेकेराइड भी लिंक हो जाता है। देखो, देख रहे हो, ये एक्स्ट्रा ओलिगोसेकेराइड लिंक हो जाता है। तो जब ये इसके साथ लिंक्ड हो जाता है तो इस पूरे को बोला जाता है जीपीआई, ठीक है। जीपीआई ये रहा आपका ग्लाइकोसिल फोस्फेटिडाइल इनोसिटॉल, ठीक है। और जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन का मतलब क्या हुआ कि इस जीपीआई के साथ ये प्रोटीन आपका लिंक्ड है, एंकर्ड है, इसलिए इसको बोला जाता है जीपीआई, जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन। जीपीआई क्या है, जीपीआई आपका क्या है, ये आपका लिपिड है। और यहाँ पे हम डिस्कस क्या कर रहे थे, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। लिपिड एंकर्ड प्रोटीन में आपने 4 टाइप के प्रोटीन पढ़े, एक तो पामेटिक एसिड लिंक प्रोटीन, मायरिस्टिक एसिड लिंक प्रोटीन, फर्निसाइल एसिड लिंक प्रोटीन, और ये है आपका जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन। तो ये 4 टाइप के आपके लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो जीपीआई एंकरिंग होती है वो कहाँ पर होती है, तो वो होती है आपकी जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन्स, ये रहा, कोवेलेंटली joined to the carboxyl terminal residue of protein through phosphoethanol amine। यहाँ पर देखो जीपीआई एंकरिंग कहाँ होती है, कार्बोक्सिल टर्मिनल पे। तो कौन से टर्मिनल पे एंकरिंग हो रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है, आपके लिए एग्जाम के लिए। तो जीपीआई एंकरिंग आपकी कार्बोक्सिल टर्मिनल पे होती है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो बस ये था आज के लेक्चर कार में जिसमें हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सिर्फ इसका एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है कि टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, शेयर करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।